everyone, Assalamu alaikum. I am tutor Rahila Masood. हम लास्ट लेक्चर में कैप्लन की किट से प्रैक्टिस कर रहे थे डबल एंट्री की. सो हम उसी को ही आगे प्रोसीड करेंगे. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, एसेट्स और लायबिलिटीज. हमें कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है और इसमें से हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को डिस्टिंग्विश करना है. ठीक है. Fill in the boxes by stating whether each of the following items is either an asset or a liability. A. Cars for use by the sale teams. Okay. सेल्स टीम जो कार्स यूज कर रही है बिजनेस में वो क्या होंगी, एसेट होंगी या लायबिलिटी होंगी? एसेट्स होंगी हमारी. कंप्यूटर्स फॉर रीसेल, जो आपकी पोजेशन में कंप्यूटर्स हैं जो आपने रीसेल पर्पस के लिए बाय किए हुए हैं, इन्हें हम लेंगे और फिर आगे सेल कर देंगे. तो ये आपकी इन्वेंट्री है. इन्वेंट्री क्या होता है? आपका करंट एसेट होता है, तो ये आपका एसेट है. बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्लियरली एक लायबिलिटी होती है आपकी शॉर्ट टर्म. मनी और बाय कस्टमर. ओके, कस्टमर आ गया है. कस्टमर्स के साथ आपका कौन सा रिलेशन होता है? रिसीवेबल्स. ठीक है, तो रिसीवेबल्स कौन होते हैं? आपके करंट एसेट्स होते हैं. ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल आपकी करंट लायबिलिटीज होती है. ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर जो है वो आपका एसेट है. ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपके एसेट्स हैं. यहाँ पे तो क्लियरली बता रही है. तो ये है आपके कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज. इस तरह से आपने डिस्टिंग्विश कर लिया. नेक्स्ट पे जाते हैं. एक्सप्लेनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, ये कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं. और यहाँ पे आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन बिलो है और आपने इनको एक अप्रोप्रिएट वर्ड या वर्ड्स के साथ जो है वो फिल करना है. फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. Most businesses will spend money on a variety of different items. However, this expenditure can be split into two main categories: capital expenditure और revenue expenditure. Capital expenditure old name है, new name क्या है? Asset expenditure. और revenue expenditure का है other expenditure. ठीक है, या other expenses भी कह सकते हैं आप. Capital expenditure is expenditure on items that are used in the business over period of time. ये बहुत ही अप्रोप्रिएट वर्ड है. इस तरह से आप ये बुक में आप जब रीडिंग कर रहे होंगे तो वो जो सेंटेंसेस हैं की डेफिनेशंस हैं उन्हीं से ही आप पढ़ पढ़ के जो है ना इनको आराम से जो है ना फिल कर सकते हैं. ठीक. In contrast, revenue expenditure is expenditure on items that are to be sold by the business or consumed by the business within पीरियड ऑफ टाइम भी कर सकते हैं. लेकिन मैं ये कहूंगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि सोल्ड हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड या विद इन एन ईयर. अकाउंटिंग पीरियड यूजली 1 साल का ही होता है, कुछ कंपनीज का ज्यादा बड़ा भी हो जाता है. तो आप अकाउंटिंग पीरियड यहाँ लिखेंगे. ठीक है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है ना उससे रिलेटेड बेनिफिट जो होता है वो आपको 1 साल के अंदर जो होता है रिसीव हो जाता है. जो कि एसेट एक्सपेंडिचर होते हैं उसको आपको डिलेड बेनिफिट्स होते हैं. जैसे आपने एसेट बाय किया है, आपने मशीनरी बाय की है, उससे रिलेटेड बेनिफिट जब तक वो मशीनरी बिजनेस में काम करती रहेगी आपको मिलता रहेगा. वो यूनिट्स प्रोड्यूस करती रहेगी और उससे यूनिट्स प्रोड्यूस करने से सेल्स होगी और वो सेल से आपको रेवेन्यू गेन होगा. ऑन द अदर हैंड आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है जो कि आपका एक रेवेन्यू या अदर एक्सपेंडिचर है. उससे रिलेटेड बेनिफिट आपने 1 मंथ के अंदर या 1 साल के अंदर कंज्यूम कर लिया. अब नेक्स्ट जो होगा वो आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं नेक्स्ट पीरियड की. For accounting purposes, this distinction between capital and revenue expenditure is important as the accounting treatment of each of the expenditure is different. Terms of capital expenditures are treated as dash. Okay. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एसेट एक्सपेंडिचर होते हैं तो उसको एसेट ही ट्रीट किया जाता है in the statement of financial position, whereas items of revenue expenditures are treated as dash. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट किया जाता है? एज एन एक्सपेंस. और ये एक्सपेंस कहाँ पे डिडक्ट होते हैं? एंड डिडक्टेड फ्रॉम इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम इन ऑर्डर टू रीच अ प्रॉफिट फिगर फॉर द पीरियड. ठीक है. तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिन्हें अब एसेट एक्सपेंडिचर और अदर एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है.
बैंकिंग एंड पेटी कैश, हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है जो कि है बैंकिंग और पेटी कैश में, ठीक है। ये हमारे पास एक पेटी कैश की प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन है। ऑन 1 अगस्त 2004 को 73.42 कैश was put into the petty cash box, ओके। पेटी कैश बॉक्स में जो रिप्लेनिश अमाउंट की गई है वो $73.42 है, ठीक है। ये टॉप अप है इसका। अप टू द इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 200, तो 200 की आपकी जो है फ्लोट था, आपका इंटरेस्ट अमाउंट थी, उसमें जो है 73 का जो है एक रिप्लेनिशमेंट की गई है। And on 8 August, a further of 114.37 was put into the box in cash. ओके, 1 अगस्त को 73 जो है बॉक्स में डाले गए हैं 200 की अमाउंट तक रीच होने के लिए, और 8 अगस्त को 114 जो है वो रिप्लेनिशमेंट के लिए वो बॉक्स में डाले गए हैं आपके पेटी कैश बॉक्स में। कैश पेमेंट्स ड्यूरिंग द वीक एंडिंग 7 अगस्त वर एविडेंस बाय द फॉलोइंग, और 7 अगस्त टिल जो है इस वीक में आपके पास जो है वाउचर्स ये गिवन बिलो है जो कैश पेमेंट्स हुई है। पेटी कैश वाउचर्स, ये सारे पेटी कैश वाउचर्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वाउचर्स है। कंप्लीट द पेटी कैश बुक्स फॉर द फर्स्ट वीक इन अगस्त 2004 बाय फिलिंग इन द शेडेड बॉक्स ओनली, ओके। अच्छा, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि पेटी कैश पेटी कैश बुक किस तरह से नजर आती है, तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपकी पेटी कैश बुक, ठीक है। पेटी कैश बुक में रिसीट्स उसने बताई है 1 अगस्त को 126.58, ये ब्लैंक एरिया दिया हुआ था क्वेश्चन में। वाउचर्स को अगर आप सबमिट करें यहाँ पे, ये पेटी कैश बुक आपको दी हुई थी, इसको आपने फिल करना था, तो हम इसको आंसर से देख लेते हैं। आपके पास जो है 126.58 का रिप्लेनिशमेंट उसने बताया है, पहले 1 अगस्त को दिया गया है, ठीक है। फिर उसने बताया है कि on 1 August 73.42 was cash put into the petty cash book, 73.42। सो 1 अगस्त को 73.42 का जो है उन्होंने इसमें रिप्लेनिशमेंट दिया है, तो ये ब्लैंक जगह छोड़ी हुई थी। अच्छा, 200 का प्लॉट है, ठीक है, और 73 की रिप्लेनिशमेंट की गई है, इसका मतलब है बैलेंस कितना होगा, कितना बैलेंस होगा, 126 होगा ना, 200 माइनस 73.42 गिव्स यू द आंसर ऑफ 126.58, ये बैलेंस था, ठीक है। इसके बाद जो है आपने ये रिप्लेनिश करने के लिए 73.42 ऐड किए हैं ताकि वापस 200 तक का बैलेंस आपके पास आ जाए, ठीक है। फिर आगे आपको फर्दर यहाँ पे डिटेल्स का कॉलम दिया होता है, देन टोटल पेमेंट्स का, सेल्स टैक्स का सेपरेट कॉलम होता है। जैसे ही सेल्स टैक्स का कॉलम कैश बुक में होता है उसी तरह से पेटी कैश बुक में भी सेल्स टैक्स का कॉलम होता है। यहाँ पे आप फर्दर एक्सपेंसेस बताए जा रहे हैं, ऑफिस के, ट्रैवल के, पोस्टेज, स्टेशनरी, सन्ट्री एक्सपेंसेस, जो भी आपके पेटी कैश के एक्सपेंसेस हैं, इन सब के वाउचर्स आपको वो दिए गए हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे पेटी कैश सारे के सारे एक्सपेंसेस मेंशन किए हैं, ठीक है। से इससे इनसे रिलेटेड जो सेल्स टैक्स है वो आपने निकाला, ठीक है, या आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वो आपने यहाँ पे मेंशन किया है। और उसके बाद जो है ना सेल्स टैक्स प्लस टोटल आपके जो एक्सपेंसेस है वो अमाउंट यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो टोटल पेमेंट यहाँ पे सेल्स टैक्स 416 है और 23 और 74 है, इनको आपने एडअप किया, 4 प्लस 23 गिव्स यू 27, ठीक है, 16 प्लस 74 गिव्स यू 90। तो इस तरह से आपने जो है अपनी टोटल पेमेंट्स के कॉलम को आपने फिल किया है। तो इस तरह से पेटी कैश बुक बनाई जाती है, ये आपको बनाना नहीं आएगी, बट जस्ट आपको दिखाने के लिए किस तरह से बनाई गई है। आपने वाउचर से डाटा उठाया और यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये थी आपकी पेटी कैश बुक। इम्प्रेस्ड सिस्टम, ये हमारे पास फिर फिलिंग द ब्लैंक्स आ गई है। पेमेंट आउट ऑफ पेटी कैश विल अकर व्हेन एन ऑथोराइज्ड वाउचर, जब हमने पढ़ा था पेटी कैश तो हमने कहा था पेटी कैश में से पेमेंट तभी हो सकती है जब एक वाउचर हो जो कि अथोराइज्ड हो,
एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वाउचर के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच किए जाते हैं। जो आपका इम्प्लॉय होगा वो पेटी कैशियर के पास आएगा और वो क्या करेगा, एक वाउचर और लेगा, उसके साथ अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कि मैं ये एक्सपेंस इनकर करके आया हूँ, ठीक है। और उसके साथ जो है आपको वाउचर टीयर करके उसके ऊपर जो है उसको फिल करके डिटेल्स डाल के उसको पेटी कैशियर अथोराइज करेगा और फिर पेमेंट करेगा उसको। प्रॉपरली एविडेंस वाउचर्स आर अथोराइज्ड, वाउचर्स जो है आपके अथोराइज होने चाहिए by senior member of staff. At the end of the month, the petty cash will replenish. Petty cash will dash the voucher and their supporting documents. And a check will be cashed at the bank for this month. Oh yes. At the end of the month, the petty cash payments will equal, जो पेमेंट्स हैं आपकी, ठीक है, वो वाउचर्स के इक्वल आनी चाहिए ना, एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के। जितने आपके पास वाउचर्स पड़े हैं उतनी ही पेमेंट होनी चाहिए, उससे ज्यादा पेमेंट तो नहीं ना होनी चाहिए ना। तो petty cash at the end of the month, the petty cash payments will equal the vouchers and the supporting documentation, and check will be cashed at the bank for this amount so as to replenish the float या impressed, कुछ भी लिख सकते हैं। The voucher etc will be removed and dashed after have been recorded in the voucher etc will be removed and dashed after having been recorded in the vouchers will be removed and filed after having been recorded in the petty cash book. The voucher, cash and petty cash records are held securely in a box and preferably in a safe, ठीक है। तो ये जो है appropriate words है, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंकिंग सर्विसेज। Filling the blanks in the following sentences. Standing orders and direct debits are both methods of payments whereby the bank is instructed to pay a third party from a bank account. However, the main difference is as follows. Okay. स्टैंडिंग ऑर्डर और जो डायरेक्ट डेबिट है वो दोनों ही यूज किए जाते हैं पेमेंट्स के लिए। अब ये होता क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर जो होता है वो उसकी टाइम और पेमेंट फिक्स होता है, कितने इंटरवल के बाद पेमेंट करनी है, किस टाइम पे पेमेंट करनी है और कितनी पेमेंट करनी है। जबकि डायरेक्ट डेबिट में टाइमिंग और पेमेंट दोनों ही या दोनों में से कोई एक फिक्स नहीं होती। With the dash, it is the payer who instructs his bank to pay a certain amount on a regular basis to the pay with the standing order. With the dash, it is the pay that instruct the bank of the payment and specifies the amount which may alter for each payment. जहाँ पे payment alter हो रही है वो आपका है direct debit. Credit card and debit cards are both method of payments, making payments used by consumers. However, the main difference is as follows. A dash is a mean of purchasing goods without immediate payment. Payment is made on the total balance outstanding on the card sometime after the purchase has been made. ठीक है जी, जो इमीडिएट पेमेंट जो होगी वो किससे होगी, आपकी डेबिट कार्ड से होगी। जो आपकी इमीडिएट पेमेंट नहीं होगी वो क्रेडिट कार्ड से होगी। क्रेडिट कार्ड आपके अपने पैसे थोड़ी ना होते हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो होती है वो एक बैंक पहले पे कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड आपका एक लोन होता है जस्ट लाइक ओवरड्राफ्ट की तरह, ठीक है। आपका ये से आपका ये अकाउंट है और आपके पास एक कार्ड गिवन है और ये बैंक ने आपको कार्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है वो बैंक से हो रही है, आपके अकाउंट से नहीं हो रही है। तो इमीडिएट पेमेंट आपसे नहीं हो रही, आपको मंथ एंड तक या आपको टाइम दिया जाता है, उस टाइम में आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को करना होता है, ठीक है। उसके साथ चार्जेस भी उसके पे करने पड़ते हैं। लेकिन जो डेबिट कार्ड होता है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट हो रही होती है, ठीक है।
तो ये चीजें जो है ये आपने इंश्योर करनी है। इमीडिएट पेमेंट का मतलब ये नहीं कि उस टाइम पे पेमेंट नहीं हो रही। इमीडिएट पेमेंट तो उस वक्त जो आपका जहाँ भी आप शॉपिंग कर रहे हैं उस वक्त उस पर्सन को पेमेंट हो रही है, लेकिन वो इमीडिएट पेमेंट आपके अकाउंट से नहीं हो रही। डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट से पेमेंट होती है, आपका अपना पैसा होता है। क्रेडिट कार्ड आपका अपना पैसा नहीं होता है। नेक्स्ट है पार्टीज ऑफ अ चेक। ओके, ये आपके पास एक चेक है जो शो किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि fill in the boxes with the name of each of the following parties to the check: the drawer, the dry and the pay। ड्रॉर कौन होगा, ड्राई कौन होगा और पे कौन होगा? अच्छा जी, ड्रॉर ऑफ द चेक। जो ड्रॉर ऑफ द चेक कौन होता है? जिसकी चेक बुक होती है, ठीक है। AMNJS बेकर्स, ये ड्रॉर ऑफ द चेक है। जो अकाउंट होल्डर है वो ड्रॉर ऑफ द चेक है। ड्राई ऑफ द चेक कौन है? ड्राई ऑफ द चेक बैंक होता है ड्रॉर का। जो ड्रॉर्स का बैंक है उसको कहेंगे ड्राई। ड्रॉर्स के बैंक को हम कहेंगे ड्राई है ये, ठीक है। ड्रॉर कौन है? जो अकाउंट होल्डर है वो अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, अपने ही बैंक को, ठीक है, अपनी चेक बुक से चेक देख के कि आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। किसको पेमेंट करनी है? पेई कौन हो गया? ठीक है, पेई जिस बंदे को पेमेंट हो रही है उसको आप कहेंगे वो पेई है, ठीक है। सो ड्रॉर अकाउंट होल्डर, ड्राई इज द ड्रॉर्स बैंक, और पेई जिसको पेमेंट हो रही है, ठीक है, जो पेमेंट रिसीव कर रहा है उसको हम कहेंगे ये पेई है। ओके, हमारे पास जो है फिर फिलिंग द गैप्स है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इट इज important to keep cash, checks and vouchers secure. If any are lost or stolen, this reduce the profit of the organization. Initially, the various items uh, tend to be kept in a till, and any excess amount should be regularly transferred to a safe during the day, and keeping actual cash in the till to a minimum level. Okay, ये एक आपकी ना कैप्लन की टेक्स्ट का ही एक पेज है, ठीक है। ये उसी को ही उन्होंने नरेट किया हुआ है, और ये उसी के ही वर्ड्स है, ये वही स्टोरी है जो यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब इसमें देखिए वो कह रहे हैं कि क्या हो रहा है कि एक टिल क्या होता है? जब भी एक छोटा सा जहाँ पे भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप वहाँ देखते होंगे जब कैश लेते हैं, वहां पे एक बॉक्स होता है जहाँ पे ना पैसे अलग अलग करके रखे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं टिल बॉक्स। टिल बॉक्स से इमीडिएट पेमेंट हो जाती है, ठीक। टिल में अमाउंट होनी चाहिए बट एक मिनिमम लेवल की होनी चाहिए। अगर आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए तो सेफ में होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा ज्यादा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए, सही। मनी वाउचर्स एंड सो ऑन शुड बी टेकन टू अ bank regularly so to reduce the amount held on the premise. This should be daily, every 2 or 3 days, or other intervals depending on the amount received day to day. Banking should be undertaken dash, so there is no not a regular pattern. Banking should be undertaken irregularly. अच्छा, अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर दफा बैंकिंग करने के लिए ट्यूसडे को जा रहे हैं, या एक पर्टिकुलर डे आपने फिक्स किया हुआ है। इरेगुलर होना चाहिए सिक्योर करने के लिए, ताकि जो है पोटेंशियल थीफ को पता ना चले कि आप कब जो है बैंक को विजिट करते हैं। डैश आर यूज्ड टू इंक्लूड डिटेल्स ऑफ कैश एंड चेक्स एंड यूजुअली सेपरेटली कार्ड वाउचर्स। ओके, if the business has a number of checks it is usually to supply a dash। okay,
Dash are used to include details of cash and checks and usually separately cash vouchers. Okay, जो paying in slip है ना, pay in slips आप ये कब फुलफिल करते हैं? जब आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, जब भी आप चेक्स या कैश बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे आपको पेइंग इन स्लिप की जरूरत होगी, ठीक है। अगर बिजनेस जो है उसके पास काफी सारे चेक्स आ रहे हैं तो उसके पास क्या होना चाहिए साथ में? रेमिटेंस लिस्ट। रेमिटेंस लिस्ट क्या होती है? एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो भेजा जाता है, कस्टमर सप्लाई को भेजता है और उसमें मेंशन करता है कि काफी सारे वाउचर्स हैं, मैं कौन सी वाउचर के अगेंस्ट पेमेंट कर रहा हूँ। रेमिटेंस लिस्ट क्या होती है? जिसपे बताता है, चेक के साथ ये भेजा जाएगा, कस्टमर भेजेगा कि मैं कौन सी आपको, मैंने आपके साथ 8-10 जो है इनवॉइसेस आपके साथ जो है परचेजेस की हैं, उनमें जो है मैं 7th नंबर की और 6th नंबर की या 1st और 2nd नंबर की जो है पेमेंट कर रहा हूँ इस चेक के थ्रू। तो ये बताया जाएगा, ये चेक के साथ भेजी जाएगी और ये आप बैंक में भी भेज सकते हैं। If the home branch of the business is in another city, the amount paid into the business will need to travel through the, अच्छा जी, अगर दो अलग अलग सिटीज हो, ठीक है, सिटी ए और सिटी बी हो, तो जब आप बैंकिंग करवाते हैं तो वो क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू वो प्रोसेस जो है चलता है, ठीक है। बैंक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू जो है आपकी जो है वो क्लियरिंग होती है और फिर आपको अमाउंट जो है ट्रांसफर होती है, जो कि कुछ दिन ले लेता है, विच टेक सेवरल डेज बिफोर इट रीच द होम ब्रांच। और receipt certain items will be cleared such as dash, जो रिसीट पे काफी सारे आइटम्स क्लियर हो जाते हैं जो कि कैश में होते हैं। दिस अमाउंट कैन बी यूज्ड इमीडिएटली। क्लियरिंग सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेता है, यूजली यूके में ये 3 days लेते हैं, ठीक है। The amount can be used immediately. Checks paid into the bank are subject to clearance before the amount they represent. They can be used as cleared funds. This period provides sufficient time for the checks to be returned if there are technical problems with the check or there are insufficient amount in the bank. क्लियरिंग क्यों नहीं होगी? अगर अकाउंट में इनसफिशिएंट अमाउंट होगी तो कैसे क्लियरिंग होगी? जो है चेक डिसऑनर हो जाएगा। इफ द बिजनेस हैज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ, डैश शुड बी पेज यूज, डैश शुड बी यूज टू पे वेजेस। ओके, एक हमने पढ़ा था बैक्स, बैंक ऑटोमेटिक क्लियरिंग सिस्टम, ये एक टेक्निक है, ये वेजेस एंड सैलरी पे करने के लिए यूज होती है, ठीक है। ये फिनिश हो गया आपकी। मेन स्ट्रीम लिमिटेड, चेकिंग correctness, okay. You work for an organization, Mainstream Limited, in the post morning. 12th July, the following remittance advice and checks were received from one of your customer. 12th जुलाई को आपको रेमिटेंस एडवाइस और चेक मिले हैं, ठीक है। ये आपकी है रेमिटेंस एडवाइस, ठीक है। इसमें आपके पास इनवाइस नंबर और अमाउंट्स मेंशन है जो आपको पेमेंट हुई है, डिस्काउंट भी मेंशन है अगर कुछ दिया हुआ है, और उसके साथ ये चेक मेंशन है, पेमेंट कर रहे हैं 1058 की, ठीक है। और साथ में कुछ डिटेल आपको मेंशन है। दिस सेल्स लेजर रिकॉर्ड्स ऑफ टारबैक एंड कंपनी शोज द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 12th जुलाई, ठीक है। 14th जून, 27 जून और 29 और 5 जुलाई को आपको ये क्या लेके ये इनवॉइसेस जनरेट हुई थी, जिनकी आपको जो है 12th जुलाई को पेमेंट जिसके अगेंस्ट आपको रिसीव हुई है, ठीक है। इनवॉइस नंबर दिस की पेमेंट ये है, इनवॉइस नंबर दिस की पेमेंट ये है, दिस की एंड दिस की है, ठीक है। जो कंपनी पॉलिसी इज टू ऑफर अ 3% कैश डिस्काउंट for checks that reach the accounts department within 14 days of the invoice date. Okay. The invoice number dash was for dash rather than dash. Okay, कोई invoice number गलत लिखी गई है? नहीं, इनवॉइस नंबर ठीक है, was for dash rather than dash। इनवॉइस नंबर की अमाउंट गलत लिखी गई है, अभी हम देख लेते हैं। 316227450, 361, ये हमें पहले ही नजर आ गई है, 361, ठीक है। तो जो पहली वाली इनवॉइस है आपकी, इसकी अमाउंट गलत लिखी गई है। सो द इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे 52843, ठीक है। वाज फॉर 316, जिसकी ट्रांसपोजिशन एरर हो गया है हमसे, हमने 361 कर दिया। जो हमने नहीं किया, हमारे जो कस्टमर है उसने 361 लिखवा के भिजवा दिया हमें, तो ये ट्रांसपोजिशन एरर है, ये आप यहाँ पे लिख लेंगे।
डिस्काउंट टेकन इज टू लार्ज, डिस्काउंट अलाउड शुड बी, क्योंकि अमाउंट गलत हो गई है तो डिस्काउंट भी जो है वो करेक्ट किया जाएगा। तो डिस्काउंट कैसे होगा, 3% ऑफ डिस्काउंट फॉर चेक्स दैट रीच द डिपार्टमेंट विद इन 14 डेज ऑफ द इनवॉइस। ओके, तो 12 जुलाई को आपको चेक रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। तो 15 दिन के अंदर आपको कौन सी जो आपकी इनवॉइस डेट है उससे आपकी चेक रिसीविंग की डेट 15 दिन के अंदर अगर होगी तो आपको ये जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो ये हम यहाँ पे हमारे पास दी हुई है फिगर्स। ओके, सो हम 5 जुलाई, ये वाली तो 5 जुलाई की तो आप इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं हुई। चेक में सिर्फ और सिर्फ जो रेमिटेंस लिस्ट में उनमें सिर्फ और सिर्फ इन तीनों की बात हुई है, 5 जुलाई के अगेंस्ट पेमेंट नहीं हुई। फिर हम देखते हैं 29 जून, 29 जून से 12 जुलाई, जून जो है वो 30 डेज होते हैं उसमें, ठीक है। तो 12 दिन ये जुलाई के, ठीक है। 28, 29, सॉरी 29 और 30, ठीक है। सो 12, 13, 14, 14 डेज के अंदर ये वाली पेमेंट हुई है 450 की, ठीक है। तो ये जो 450 की पेमेंट है, दिस वन इज एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। ये वाली एलिजिबल नहीं है डिस्काउंट की क्योंकि इसके अगेंस्ट तो पेमेंट ही नहीं हुई, कस्टमर ने रेमिटेंस लिस्ट में इसका जिक्र ही नहीं किया, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट तो पेमेंट हुई नहीं। ये वाली एलिजिबल है क्योंकि विद इन 14 डेज ये पेमेंट हो गई है, ठीक है। इस पे डिस्काउंट निकलेगा। और 27 नहीं, ये ज्यादा दिन हो गया। 28 की अगर ट्रांसेक्शन होती तो वो एलिजिबल होती, और 27 मोर देन 15 डेज हो गया तो ये भी एलिजिबल नहीं है। तो आपके पास 450.20 इंटू 0.03, तो आपके पास जो है नई अमाउंट आ जाएगी डिस्काउंट की, विच इज 13.51, ठीक है। तो इस तरह से आप डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे। रिवाइज चेक टोटल शुड बी दिस। ओके, सो आप हम इसको ना मैनुअली करके देख लेते हैं। रिवाइज चेक का टोटल होगा 316 प्लस 227 प्लस 450, इन तीनों को एडअप किया आपने, 316.30 227 0.00 450.20, ठीक है। टोटल आ गया आपका 993.50। डिस्काउंट है आपके पास 13.51, ये हमने कैलकुलेट किया है, वो बहुत ज्यादा कैलकुलेट किया हुआ था रॉन्गली। और रिवाइज चेक का टोटल कितना हो जाएगा, 979.99। तो ये वाली अमाउंट जो है आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। 19 है, ये आपके पास एक कैश बुक दी हुई है, फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं आपने। अच्छा जी, हम इसको बर्ड आई व्यू लेके देखते हैं, वैन गैलोर और सर्जिस्ट, ठीक है जी। ये मुझे नजर आ गया, वैन गैलोर एंड सर्जी प्लास्ट। ओके, सो 2150 की पेमेंट की है, तो 2000 और 150 आ गया, ठीक है। और ये डी है तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। और ये है वुड रग्बी क्लब, ये कहाँ पे है वुड रग्बी क्लब, 65 की है ये है पार्ट सी आपका। एफ में 130 की जो पेमेंट हो रही है, ये है, इसका नाम है रॉबर्ट समथिंग, तो ये आप यहाँ पे लिख लेंगे। बैलेंस कैरी डाउन जो है यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, सिंपल है। तो ये थी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, गिवन बिलो है हमारे पास। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बिहाइंड द ट्रीटमेंट। ओके, प्रिंसिपल बताना है। द डैश इज अ कंसेप्ट, the dash concept is the principle underlying the treatment of the owner private expenses paid by the business. Okay, the concept requires the transaction of a dash to be recorded separately. अच्छा, ये है separate entity concept है, separate entity concept है। Transaction, this concept requires the transaction of a business to be recorded separately from those of the owner of the business, ठीक है। ये तो देखिए पता चल गया।
तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, जिसमें हम कहते हैं कि बिजनेस और ओनर सेपरेट है, बिजनेस की ट्रांसैक्शन अलग है, ओनर की ट्रांसैक्शन अलग है। अगर ओनर बिजनेस से पैसे लेता है तो वो उसने वापस करना है, ओनर का पैसा ओनर का पैसा, बिजनेस का पैसा बिजनेस का पैसा। अगर ओनर बिजनेस से पैसे ले रहा है तो वो क्या होगी, ड्राइंग्स है विच इज लोन टू ओनर्स, ठीक है। ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कि ये वापस करना है, इसके ऊपर आपने लोन, ये लोन लिया हुआ आपने, ये आपका पैसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है। तो ये था हमारा सेक्शन बैंकिंग एंड पेटी कैश का, ये हमने कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेल्स एंड सेल्स रिकॉर्ड्स, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखेंगे। तो एक दफा आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को खुद से करें, ताकि जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इनको आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जब आप इनको एक दफा सोल्व करके पढ़ेंगे तो ये भी करके देख लीजिएगा, ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएंगे, आपको पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं आएंगी। जस्ट ये कंसेप्ट एक दफा आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो हैव अ नाइस टाइम। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।